अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो लास्ट वीडियो में उसके बाद कंटिन्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहले आता है एवोगैड्रो लॉ। ये बड़ा अच्छा, बड़ा कंसेप्चुअल लॉ है। अकॉर्डिंग टू इट देखो, हमें पता है कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है, ठीक है। मान लो दो, हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, दो वेसल्स हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों के अंदर प्रेशर सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। तो दोनों जो वेसल्स हैं उनके अंदर जो भी गैस होगी उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब चाहे वो मोनोटॉमिक गैस हो या फिर डायटोमिक गैस हो, उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए होता है। एन ए कॉन्स्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। मान लो हमारे पास हीलियम है, फिर एन टू है, फिर ओ थ्री है, ठीक है। इन सबके अगर देखो इक्वल वॉल, ये तीन वेसल्स में है। फर्स्ट वेसल में हीलियम, सेकंड में नाइट्रोजन, थर्ड में ओजोन। अब तीनों का वॉल्यूम सेम है, तीनों का टेम्परेचर भी सेम है, तीनों का प्रेशर भी सेम है, तो उस केस के अंदर तीनों के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, तीनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, बट एटम्स सेम नहीं होंगे। क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, नंबर ऑफ देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे इसके अंदर 1:2:3 रेशियो के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि एटॉमिसिटी का केस आ जाएगा वो उस केस के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स सेम है ये वाले फॉर्मूले से, तो उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू एटॉमिसिटी इनटू, या फिर ऐसे बोलें कि नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स दो हैं, उसके एटॉमिसिटी टू है, ओजोन के अंदर थ्री है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है ना। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है तो ये रेशो ऑफ एटम्स आ गया, बट नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो वो सेम रहेगा तीनों के अंदर, रेशो 1:1:1 रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे इफ पी वी एंड टी आर सेम, ठीक है। अब सेम वॉल्यूम के लिए वो इस फॉर्म में भी लिख सकता है कि फॉर आइडेंटिकल वेसल्स, है ना। तो ये हमारा एवोगैड्रोस लॉ हो गया। उसके बाद आता है डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर मिक्सचर लॉ। इसके अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस इन अ कंटेनर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। वही सब है ये डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ से समझ आ गया ना। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस हमें कोई प्रैक्टिस करने हैं, इजीली हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है जी। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूएशन करते हैं। इसके अंदर कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। हम्म ये देखो, साइज इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस। क्योंकि आइडियल गैस के लिए कंडीशंस ये होती है कि प्रेशर मिनिमल होना चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल लाइज बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए इनके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट भी हम कंसिडर नहीं करते। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मैक्सिमम। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे आगे हम ग्राफ देखते हैं ये वाला, तो देखो ये ग्राफ है बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब ये तीन टाइप के हमारे पास कर्व्स देखने को मिल रहे हैं। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा है ना। वाई एक्सिस पर हाइट पर जो पॉइंट टॉप मोस्ट होगा उस पॉइंट पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम रहेंगे। और उस जिस जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है, ठीक है। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। मान लो ये v दे रखा है, तो ये वाली जो v होगी ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी, क्योंकि मैक्सिमम सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो ये आ रही है। अब कोई सा भी हमारे पास वेलोसिटी हो, चाहे वी आर एम एस हो, एवरेज हो, मोस्ट प्रोबेबल हो, सबका जो रिलेशन होता है वो √3 RT/MW होता है, ठीक है। एवरेज के लिए आ जाता है 8/π और मोस्ट प्रोबेबल के लिए आ जाता है 2 आगे। √RT/MW तो कांस्टेंट रहता है ना। और हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कशन किया था कि
जो वेलोसिटीज हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। तो देखो, जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं, ये ग्राफ देखो, वैसे वैसे इधर आने पर, इधर ग्राफ इधर शिफ्ट होने पर जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है। इस पॉइंट पर इस कर्व के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। तो जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं, ये राइट शिफ्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो बढ़ती जा रही है कि नहीं। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इस वाले कर्व के लिए सबसे ज़्यादा है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर ये वाला कर्व आ जाता है, इसका टेम्परेचर कम, फिर ये वाला कर्व आता है, इसका टेम्परेचर और कम। तो वो इस ट्रेंड से हमसे टेम्परेचर का जो सीरीज है या फिर ट्रेंड है वो पूछ सकता है। ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ का याद रखना है कि कोई सी भी वेलोसिटी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे राइट शिफ्ट हो रहे हैं वैसे वैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ रही है, और मोस्ट प्रोबेबल बढ़ने की वजह से, स्पीड बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये था मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। इसमें देख लेते हैं आगे क्या दे रखे हैं वापस। द गैस मॉलिक्यूल्स कीप्स कोलाइडिंग अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से वो वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये भी सिंपल चीज़ दे रखी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, क्योंकि फ्लॉट के अकॉर्डिंग Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू। हमने बीकर के नीचे आग लगा दी, तो जो बीकर है उसकी पिस्टन ऊपर जाएगी, वो कुछ वर्क डन करेगा, और जो बीकर के अंदर गैस है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होकर रह जाएगा। क्योंकि देखो ना, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, F/2 एन आर डेल्टा टी है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पर जितना भी हमने हीट दी वो सब की सब वर्क डन और डेल्टा यू में चली गई, कुछ भी हीट लॉस नहीं हुई। इसीलिए हम जो कोलिजन्स या फिर कुछ भी प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर जो सारे प्रोसेस हैं वो परफेक्टली इलास्टिक है, किसी भी प्रोसेस के अंदर लॉस नहीं होता। ठीक है, तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये हो गया एग्जम्पशंस रिगार्डिंग कोलिजन। अब आता है रिगार्डिंग फोर्स। कुछ भी फोर्स नहीं है, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है आप एक दूसरे से। नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करती नहीं, यह चीज़ तो हमें पता ही है। रिपल्सिव फोर्स भी एक्ट नहीं करती, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स को एक्ट करने के लिए जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, बट यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना ही अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करती है, ना ही रिपल्सिव फोर्स एक्ट करती है। उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स इज इनइफेक्टिव ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज एंड वेरी हाई स्पीड। ये तो साइज बहुत कम है, तो फोर्स इक्वल्स टू mg, एक तो ये फैक्टर हो गया, मास नेग्लिजिबल है तो इसीलिए फोर्स भी ज़ीरो है ऑलमोस्ट, और स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से ग्रेविटी इनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाता। प्रेशर के लिए देखो, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया, और फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये भी एक फॉर्मूला आ जाता है, ये तो खैर बेसिक इन्फॉर्मेशन है। Molecules constantly collide with walls of container due to which their momentum changes. This change in momentum is transferred to wall of the container, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। यही वाला फॉर्मूला लगता है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया और dp/dv। इसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी हर जगह कॉन्स्टेंट, डेंसिटी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं। मीन मोमेंटम ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि देखो, कंटेनर के अंदर जो गैस है वो एक ही जगह पर रुकी हुई है ना। कुछ पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, तो जो नेट वेलोसिटी है सबकी वो तो हमारी ज़ीरो होगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो नेट या फिर मीन मोमेंटम है वो ज़ीरो हो जाएगा, मीन वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी।
बट अगर हम मीन वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पर जो नेगेटिव साइन था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मीन वेलोसिटी का स्क्वायर है वो नॉन जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जो ऑड मल्टीपल्स हैं वो जीरो होंगे। ठीक है। और जो इवन मल्टीपल्स हैं वो नॉन जीरो रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे स्क्वायर हो जाने की वजह से। इस चीज़ का हमको खास ध्यान रखना है। ठीक है। जनरली हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि अगर वी क्यूब है, ठीक है, तो वी क्यूब में वी स्क्वायर इंटू वी करेंगे तो स्क्वायर वाला तो हट गया और वी रह जाएगा तो वो नॉन जीरो आएगा, बट ऐसा नहीं होता। जो नॉर्मल वी है वो हमारा ज़ीरो है, और अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी चीज़ से हमें याद रखना है कि जो ऑड मल्टीपल्स हैं वो ज़ीरो रहेंगे और जो इवन मल्टीपल्स हैं वो नॉन ज़ीरो रहेंगे। ठीक है। The average distance traveled by gas molecules between two successive collisions is called mean free path। mean free path का फॉर्मूला होता है 1/√2 pi d² into n। n is number density which equals to number of molecules per unit volume। अब ये बाकी कुछ भी किसी भी काम का नहीं है। एवरेज वेलोसिटी सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज जो हमने ली थी वो ज़ीरो है विद वेक्टर सम लें तो। ठीक है। बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, therefore the average velocity of gas molecules in container is zero। आगे बात समझ में? एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वैसे तो ज़ीरो रहनी चाहिए, बट अगर किसी, देखो ये तो ज़ीरो है, ये बात समझ आ गई। आर एम एस स्पीड का फॉर्मूला होता है √3 RT/MW। RT/MW को हम अच्छे से अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दो फॉर्मूले से P = ρ RT/MW से और PV = NKT से, ये दो फॉर्मूले से। अब बात आती है कि एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर तो एवरेज वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो ले ली थी, बट यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ पर हमने उसके मैग्नीट्यूड्स लिए हैं, डायरेक्शन नहीं ली। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी वैसे ज़ीरो है, बट अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो वो ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन नहीं आएगी। ये एवरेज वेलोसिटी थी, ये स्पीड थी, ये सब की सब स्पीड्स हैं। ये चीज़ हमको अच्छे से ध्यान रखनी है। RMS स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, कहीं भी अगर वेलोसिटी लिखा हुआ आ गया तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ये चीज़ पीओ अच्छे से घुमा सकता है। वो पूछ सकता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन कंटेनर बताओ, सारी डेटा दे देगा, टेम्परेचर भी दे देगा, मॉलिक्यूलर मास भी दे देगा, इस तरह से वो घुमा सकता है अच्छे से। ठीक है। बट अगर एवरेज वेलोसिटी लिखा हो तो वो ज़ीरो रहेगा। हमें स्पीड की तरफ ध्यान देना है। जब तक स्पीड नहीं लिखा होगा तब तक हम ये सारे फॉर्मूले नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। ये हमें ऑर्डर पता ही है। जो वी वेलोसिटी ऑफ साउंड है सबसे लास्ट में क्यों आया? क्योंकि जो गामा की वैल्यू है, गामा की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहती है। जैसे 1.66, 1.47, 1.33 ऐसे रहती है। 1.4, 1.66, 1.4, 1.33 ऐसे रहती है। ठीक है। एनी टेम्परेचर पे है ये सब। फॉर अ गैस एट एनी टेम्परेचर, ये वही बात होगी। RT/MW सब में कॉमन है। यहाँ पे 3/गामा आ जाएगा, यहाँ पे 3/2। ये कोई कुछ भी नहीं है, ये ऐसे यूजलेस है। अ टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल एट विच अबव कैन बी चेंज्ड। ये भी किसी ना काम, ये किसी ना काम की चीज़ें हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे जैसे राइट जाते जाएंगे वैसे वैसे वी मोस्ट प्रोबेबल बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। तो जो छोटे वाले ग्राफ होंगे उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम इसकी तरफ आते हैं। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ गैस मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट मोशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है F/2 kBT। हाफ के बी टी होती है, ½ kBT एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। F डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो जाएगी F/2 kBT।
ठीक है। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये एफ होता है। तो ये जितने भी टेबल दे रखा है इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है? हमें इस फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना कि एफ बाई टू के बी टी होगा या फिर एफ बाई टू एन के टी होगा। हमें एफ पर ध्यान देना है कि एफ क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी का एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, सी वी बराबर एफ आर बाई टू, सी वी बराबर आर वन गामा माइनस वन। तो यहाँ पर जो एफ की वैल्यू है वो हम इस टेबल से निकालेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके साथ जो एनर्जी रिलेटेड है वो हो जाएगी हाफ के बी टी। हाफ के बी टी क्यों? क्योंकि एफ बाई टू एन के टी ये होती है एनर्जी। ठीक है, 1 डिग्री ऑफ मोशन है तो एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी, और विद अ मॉलिक्यूल और एन एटम, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम भी 1 ले रखे हैं तो ये भी 1 हो जाएगा। तो एनर्जी जो आ जाएगी वो हाफ के बी टी आ जाएगी। ठीक है ना, ये सब थियोरेटिकल चीज़ है, इसी चीज़ को इस तरह से लिख रखा है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ के बी टी। अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हर टाइप की गैस के पास होगी, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। इसके अंदर जो एफ है एफ की वैल्यू 3 हो जाती है। अब ये होगी एफ की वैल्यू। ठीक है, अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं। जो मोनोटॉमिक गैस है, मान लो हमारे पास आर्गन था, तो आर्गन जब रोटेट करेगा तो एक्सिस के राउंड रोटेट करेगा तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो जाएगी। डायटोमिक गैस है, मान लो ये टाइप की गैस है, तो ये रोटेट करेगा, N2 है, ऐसे रोटेट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो मोमेंटम आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशनल की डायटोमिक के लिए वो हमारे पास 2 आ जाएगी। उसके बाद आते हैं ट्राइएटोमिक लीनियर। ट्राइएटोमिक लीनियर जैसे हमारे पास CO2 है, तो CO2 के लिए ये डायग्राम होता है। इसके लिए इसमें सेंटर से पास होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। अब मान लो हमारे पास ट्राइएटोमिक है। ठीक है, ट्राइएटोमिक है जैसे NH3 है। ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर है ये, और पॉलीएटॉमिक कुछ भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर NH3 के अंदर N ये होगा एक्सिस रोटेशन, इसके अराउंड पास करेगा तो हमारे पास 3 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएंगे। इसीलिए जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इस केस में 3 हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ पर खास ध्यान देना है कि किस टाइप की गैस रखी है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक या फिर ट्राइएटोमिक। और पूछ रखा है, अब सवाल पूछ रखा है टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू डेल्टा यू, फिर डेल्टा ई इक्वल्स टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। अब मान लो उसने टोटल एनर्जी पूछ लिया, तो टोटल एफ लिखेंगे। टोटल एफ मोनोटॉमिक के लिए हो गया 3, डायटोमिक के लिए हो गया 5, और ट्राई एटोमिक लीनियर के लिए भी 5 है, और ट्राइटोमिक पॉली ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर के लिए या फिर पॉलीएटोमिक के लिए एज इन केस ऑफ NH3 इट इज 3 + 3 6। ठीक है, अब मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सही है, सेम है 3 3 3 3। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है हमको। आगे बात समझ में कि उसने टोटल एनर्जी पूछी है फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है। अगर यहाँ पर एफ की वैल्यू गलत डाल दी तो सारा सवाल ही गलत हो जाएगा। अब पूछी उसने टोटल थी, हमने डाल सिर्फ ट्रांसलेशन दी। मोस्ट कॉमनली वो ट्रांसलेशन लिख के देता है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशो बताओ, तो हमें सिर्फ ट्रांसलेशनल डालनी है जो 3 है सबके लिए। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए टोटल एफ की वैल्यू नहीं डालनी। आगे बात समझ में, ये हो गया यहाँ पर सॉल्व। आगे देखो, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज हाफ केवीटी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी में एन आर डेल्टा टी को रिप्लेस कर दिया पीवी से, पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है देखो यहाँ पर, और एफ की जगह 3 डाल दिया
क्योंकि जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर एफ की वैल्यू 3 होती है, ट्रांसलेशन पूछा है। ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आती है एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसके लिए फॉर्मूला है कि एन प्रेशर अपॉन एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू 2/3। इसको याद कैसे रखें? जब हम कोऑर्डिनेशन को माउंट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, सेंटर क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE का जो रेशियो है वो 4/9 आता है। तो उसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो 2/3। ठीक है। हमें सिंपली इसका स्क्वायर करना है और ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये वाली इक्वेशन हमें याद हो रखी है तो उसी से हम इसको डिराइव कर लेंगे इजीली। तो प्रेशर अपॉन एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू 2/3। अब एनर्जी डेंसिटी किस फॉर्म में लिखेंगे? एनर्जी तो होगी हमारी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², वी हमारे पास VRMS है। जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली F/2 NR डेल्टा टी की फॉर्म में ही आ जाएगी, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, दैट इज V से। तो प्रेशर अपॉन एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू 2/3, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारे पास VRMS है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पर या फिर टेम्परेचर पर। अगर क्वेश्चन में चेंज इन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर गिवन है, ठीक है, ये वो कंफ्यूज करने के लिए देगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में चेंज को कंसीडर करना है, प्रेशर के चेंज को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि VRMS सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। अब ये तो बात हो गई कि जो VRMS है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बट मान लो कि जब VRMS चेंज होगा, ठीक है ना, VRMS जब चेंज होगा, देखो, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो VRMS चेंज होगा, तो VRMS टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मान लो VRMS चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। तो चेंज इन VRMS कैन कॉज चेंज इन प्रेशर। आ गई बात समझ में? और वो कैसे? वो इस वाले फॉर्मूले से, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है वो हमने VRMS लिया है यहाँ पर, और VRMS में चेंज आएगा तो प्रेशर में चेंज आ जाएगा। खैर इतना डेप्थ में वो जाएगा नहीं, वो यहीं तक रहेगा कि वो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके दे देगा। अगर अब क्वेश्चन में लिख शो हो रहा होगा कि टेम्परेचर सेम है तो जो VRMS है वो सेम रहेगा, और जो इंटरनल एनर्जी है वो भी सेम रहेगी, क्योंकि जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है। आई बात समझ में? तो जैसे आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो रहती है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी इट इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा टी। अब डेल्टा टी तो ज़ीरो आइसोथर्मल के लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो रहती है। ये सब हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरफ। CV बराबर FR/2 होता है, CV इक्वल्स टू R अपॉन गामा-1 भी होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट होता है CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV बराबर FR/2 होता है। मोनोटॉमिक के लिए F3 हो गया तो 3R/2 हो गया। डायटोमिक के लिए F की वैल्यू हो जाती है 5 तो 5R/2 हो गया। ट्राइटोमिक होता तो 6R/2 हो जाता। मीन फ्री पाथ के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये सब हो गया। अब देखो यहाँ पर आ जाती है बात इसकी। देखो हमें सिर्फ इतना ये फॉर्मूला पता है ना कि F/2 NR डेल्टा टी है, तो बस इसी से काम चल जाएगा। अब उसने पूछा है एक मोल गैस के लिए मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो ट्रांसलेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो 3 है, तो 3/2 आ गया। 1 मोल के लिए N1 डाल देंगे और RT कर देंगे, तो टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी F/2 RT हो जाएगा। अब PV इक्वल्स टू NRT होता है तो PV इक्वल्स टू कैपिटल N के टी भी होता है, वेयर N इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर एक मॉलिक्यूल के लिए करेंगे तो F/2 N के टी कर देंगे, N1 हो जाएगा तो F/2 के टी हो जाएगा। ट्रांसलेशनल 3/2 के टी हो जाएगा, F/2 के टी हो गया। सिंपल है, ये कुछ नहीं दे रखा, जो हमें नॉलेज है उसी से उसको अलग फॉर्म में करके दे रखा है बस। अब ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसको समझने के लिए हमारा जो कंसेप्ट है वो काफ़ी उसका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। The specific heat of all substances approach zero as temperature is zero, क्योंकि टेम्परेचर ज़ीरो होने पर जो हमारी एस है, एंट्रोपी, वो ज़ीरो हो जाती है। रैंडमनेस ज़ीरो है, टेम्परेचर ज़ीरो है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीज हो जाएगा तो सारे पार्टिकल्स रेस्ट पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो एंट्रोपी है वो ज़ीरो हो जाएगी। और Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। अब ये जो वैल्यू है ये 0 डिग्री पर ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हमें 0 डिग्री फेस चेंज करना है तो फेस ट्रांजिशन पर हम Q की वैल्यू ml के बराबर लिखते हैं। L इज लेटेंट हीट। ठीक है, उस केस के अंदर हम एम एस डेल्टा टी यूज़ नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पर जो एस की वैल्यू वो ज़ीरो रहती है। और यही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि जब टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस अप्रोचेस ज़ीरो। दिस इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम गेट फ्रोजन एंड इज इनइफेक्टिव एट लो टेम्परेचर। बस इतना सा था। तो ये हमने अपना कर लिया चैप्टर का मेजर पोर्शन कवर, है ना। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हमारा थर्मोडायनामिक्स शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, वो भी हम 2 वीडियोस में समाप्त कर देंगे।